हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए आज की इस क्लास में क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है साइंस कराने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी आप जुड़ सकते हैं और एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि मॉडल पेपर साइंस का 4 होने जा रहा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको सारा कंप्लीट होने वाला है। 500 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 8 बजे 40 मतलब कि 240 होगा ना, 8 बजे 40 400 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 400 क्वेश्चन आपको कंप्लीट होने जा रहा है 5 मॉडल पेपर के साथ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा 90 65 और 71 94 39 के साथ में, ठीक है। इतना साथ में जुड़ जाना। आइए तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। पौधे में जो है जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, इसका सही जवाब पुष्प में पाए जाते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ होती है, तो हरे पौधे में होती है, ठीक है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। 3 का होगा आपको जल से बाहर निकलता है। अगला है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। बी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव में होती है। अगला है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो छो का होगा अवायवीय से बनता है, ठीक है, अवायवीय से। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होगा पिट्यूटरी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कहते हैं पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिएगा घेंघा रोग पनपता है। 9 नंबर का राइट आंसर बताएगा। घेंघा रोग जो है किससे पनपता है, तो आयोडीन की कमी से, ठीक है, चीनी की कमी से मधुमेह रोग होता है ना। अगला प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 10 का सही जवाब होगा प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। अगला रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मैग्मोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर होगा। अगला की बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया किसमें पाई जाती है, तो पौधे में पाए जाते हैं। बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में किसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तिलचट्टा होगा। रक्त क्या है, तो रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक होगा। बी नंबर। अगला है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, ठीक है, बताएगा मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो इसका सही जवाब होगा यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, यूरोक्रोम। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु, ठीक है, उभयलिंगी जंतु कौन होगा, तो केचुआ होगा। 16 का डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न बताएगा यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सी नंबर होगा यकृत से प्रवेश करती है। अगला देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन जो है प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन होगा, 18 का बी होगा DDT। अगला निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, शाकाहारी, इसका सही जवाब। अगला निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण, ठीक है, भूमिगत जल का उदाहरण कौन होगा, देखिए नदी, तालाब, समुद्र तो ऊपर होते हैं, नीचे हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 20 का ए। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, निकी कौन बोला था, ठीक है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो इसका सही जवाब डार्विनवाद ने कहा, ठीक है, डार्विनवाद इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कहते हैं हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो उत्पादक कहलाते हैं।
अगला अंडोत्सर्ग का कारण है, ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण है, इसका सही होगा FSH होगा। अगला है लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि थायोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? 25 का सही जवाब होगा आपको आयोडीन का होना आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, कहते हैं निश्चल कनिकाएँ पाई जाती है। निश्चल जो है कनिकाएँ कहाँ पाई जाती है? 26 का सी होगा न्यूरॉन में पाई जाती है। अगला है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है ये आपको बताना है। इसका सही होगा 1.2 से लेके 1.4 kg तक। अगला निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 28 का बिल्कुल देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ठीक है, साइड मिरर के रूप में जो है कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण होता है, ए नंबर। अगला है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? 30 का सही जवाब होगा डी नंबर। इनमें से सभी होता है आभासी, सीधा, छोटा होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, ठीक है, बताएगा 31 का। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, ए नंबर। अगला है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? तो 32 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा परिकिरणन, ठीक है, 32 के बी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मारेगा, ये देखिए सही है, मीटर है, ठीक है, ये 2.5 है, ये मीटर में है। चलिए अगला है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता होगी आपको प्लस में 2D होगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो प्रिज्म में जो है 5 सतह होते हैं, 35 का डी नंबर। अगला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरिया में जो है परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो पश्चमाभी पेशियों द्वारा किया जाता है, डी नंबर इसका सही जवाब। अगला प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के पूछेगा अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है? 2 नियम है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आइएगा 37 के बाद 38 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 38 है फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है, किसका होता है? तो उत्तल लेंस का होता है ना। फोटोग्राफी कैमरा का जो विदृश्यक होता है किसका होता है? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, उत्तल लेंस होता है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा? ठीक है, किरण जो है किस बिंदु से गुजरेगा? तो फोकस से गुजरेगा। अगला है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा? तो 40 का सही होगा वर्म विक्षेपण नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा? वर्म विक्षेपण नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती, कौन करती है? पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करती है? तो इसका सही जवाब गतिमान हवा करती, ठीक है, गतिमान हवा। अगला है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, इसका सही होगा ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन होगा? वो भी ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा। अगला है वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 1 मीटर दिया, ठीक है, तो 44 का होगा बी नंबर, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, कहते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए किरण अविलंब से विचलित होती है, विचलित होती है तो कहाँ जाती है? इसका सही जवाब होगा अविलंब से दूर जाती है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है तो जनित्र होगा, ए नंबर। ऊर्जा का
पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन होगा? कोयला होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? 48 का सही जवाब होगा बी नंबर, विक्षेपण के साथ होगा। अगला है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होगा, ठीक। अगला है जस्ता का परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या कितना होगा? जस्ता का परमाणु संख्या 30 होगा। अगला प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 होगा, ए नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है प्रबल जो है क्षारक है? बताएगा प्रबल क्षारक कौन होगा? 52 नंबर है ना, कौन प्रबल क्षारक होगा? तो NaOH होगा, ठीक है, NaOH होगा। अगला कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? 53 का सही जवाब होगा बी नंबर, Fe। अगला है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण है किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। अगला है कि अभिक्रिया 2ZNO + O2 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, कौन है? उपचयन अभिक्रिया, ए नंबर। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, ठीक है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, बी नंबर। अगला बढ़े 57 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है, सी नंबर। क्या होता है? आयनित होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है, मतलब सी नंबर। चलिए 57 के बाद अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कहते हैं लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो कितने विद्यमान होते हैं? इसका सही जवाब होगा 1 होते हैं। लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? 1 होते हैं। 59 नंबर, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है तो हीलियम होगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होगा हीलियम। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? कौन होगा? तो इसका सही जवाब F होगा, फ्लोरीन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका सही जवाब होगा आपको हाइड्रोजन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा शरीर का pH मान क्या है? 7.0 से 7.8 तक हो गया। अगला निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? अम्ल इसके बारे में पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा H2SO4 अम्ल होगा। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक हो जाएगा मेथिल ऑरेंज होगा। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनता है? 65 का सही जवाब कार्बनिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है कि कॉपर पायराइड का रासायनिक संगठन होता है, ठीक है, कॉपर पायराइड का रासायनिक संगठन है तो 66 का बी नंबर होगा, CuFeS2 होता है, ठीक है, CuFeS2 होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन होती है? 67 का बी नंबर होगा, सोना होती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 68 का सही जवाब होगा जिंक हो जाएगा। किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो 4, 5, 6 और 7, ठीक है, 4, 5, 6 और 7। पीतल निम्नलिखित में किन की मिश्र धातु है? पीतल हो जाएगा, पीतल किसकी हो जाएगा मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का होगा, ठीक है। अगला देखिएगा 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समयावी है? निम्नलिखित में कौन समयावी है? तो एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर होगा। CH3O C2H5 का उपयोग प्रणाली के अनुसार नाम है। 72 का सही जवाब होगा मेथॉक्सी एथेन होगा, ठीक है, मेथॉक्सी एथेन होगा। लोहे की विक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है?
73 का सही जवाब होगा Fe3O4 बनता है। अगला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? वर्ग संख्या क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 16 ही होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? ठीक है, क्या चाहिए? अभिक्रिया नहीं करती है, तो Cu कॉपर। अगला है एक मिश्र धातु 90% कॉपर है, 10% टीना है, और मिश्र धातु का नाम क्या होगा? इस मिश्र धातु का नाम होगा ब्रोंज। बी नंबर, बी फॉर ब्रोंज। अगला प्रश्न है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? तो H2 गैस बनाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यानी कि उच्च ताप पर गर्म करने पर भी जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, कौन धातु है? और इसका सही जवाब होगा Ag होगा, सोना चांदी। Ag मतलब चांदी। अगला, आयक्स में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। आयक्स में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब गैंग कहलाते हैं। ठीक है, 3 नंबर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? है ना, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो होगा तन्यता के कारण। ठीक है, पीटने पर तन्य हो जाते हैं, मतलब टूटता नहीं, बहुत लंबा जाते हैं। 80 क्वेश्चन के साथ आपको समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, एग्जाम फ्री का शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और 100 के का जो लक्ष्य रखा गया है आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 100 के चैनल सब्सक्राइब आपको होना चाहिए, इतना परिवार आपको जोड़ना। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।